हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड इवनिंग। अभी के इस क्लास में मैं आपको पेपर 2 कराऊंगी। पेपर 2 में आप देखोगे यूनिट नंबर 1 से ये टॉपिक है जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड आपका पॉइंट्स जो थ्योरीज जिस पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी देखने को मिला होगा वही हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसका एम होता है ये एक्सप्लेन करना कि कैसे एंड क्यों कंट्रीज को इंगेज होना चाहिए ट्रेड में एंड उनसे उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है एंड पैटर्न क्या है ट्रेड का अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट नेशंस। अब जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज का पॉइंट है। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। इसमें इस थ्योरी का नाम क्या है, इसका नाम है एब्सोल्यूट एडवांटेज। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एडवांटेज की बात कर रहे हैं। एडवांटेज मतलब क्या हुआ, कुछ हमारा जरूर स्पेशलाइजेशन होगा तभी हम अपनी एडवांटेज की बात कर रहे हैं। तो ये थ्योरी बेसिकली एडम स्मिथ की तरफ से दिया गया है जो आपका इसमें स्पेशलाइजेशन की ही बात करते हैं। इस वजह से आप इसको थ्योरी मतलब इसके नाम से भी रिलेट कर सकते हो। एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब हम स्पेशलाइजेशन पे फोकस करेंगे जो कि एडम स्मिथ की तरफ से दिया गया है। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या कि अ कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड इफ इट कैन प्रोड्यूस गुड्स मोर एफिशिएंटली देन अनदर कंट्री यूजिंग फ्यू रिसोर्सेज दैट इज लेबर या कैपिटल। अब जैसे कि मान लो दो कंट्री है, कंट्री ए कंट्री बी। अब हम बात करें अगर वीट प्रोडक्शन की, हम बात करते हैं वीट प्रोडक्शन की, तो लेट्स से कि ये कंपनी जो दो है इसमें से ये कंपनी कंट्री जो है ये वीट प्रोडक्शन कम कॉस्ट में कम लेबर में कर सकती है। तो इस कम कंट्री का तो ये बेनिफिशियल पॉइंट हुआ। तो ये कंट्री क्या कर सकती है, इसको अपना पावर बना के इसी प्रोडक्शन पर फोकस कर सकती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। आई एम सेइंग कि मान लो दो कंट्री है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। दिस इज कंट्री ए एंड कंट्री बी। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या पे फोकस करता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज आपका एडवांटेज मतलब स्पेशलाइजेशन पे फोकस करता है, हमें पता है क्योंकि एडम स्मिथ ने अपने थ्योरीज में यह लिखा है। तो अब बात ये है कि मान लो अगर हम बात करें वीट प्रोडक्शन की। अब वीट प्रोडक्शन में हमने देखना ये है कि कौन सा कंट्री, कंट्री ए या कंट्री बी, दोनों में से कौन सा कंट्री जो है वीट प्रोडक्शन कर सकती है बहुत ही आसानी से, जिसमें उनको कम लेबर कॉस्ट लगे एंड कम आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी लगे। ठीक है, तो दोनों कंट्री का बीच में कंपटीशन होता है और लेट्स से कि हमारा ये जो कंट्री ए है ये पता लगा कि इसका वीट प्रोडक्शन में कम लेबर भी लगा है और कम प्रोडक्शन में कम उसका खर्च भी लगा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को कंट्री ए को अपना पावर बना के यूज करना चाहिए और कंट्री ए को सिर्फ और सिर्फ वीट प्रोडक्शन पे ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स where they have an absolute advantage and trade with the other nation to its benefit from specialization। अब ये कंट्री ए क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी सिर्फ वीट का, और कंट्री बी से, ये कंट्री बी से क्या करेगी, इस चीज का फायदा उठाते हुए इनसे चार्जेस लेगी और इनसे ट्रेडिंग कर सकती है। ठीक है, ये अपना ये प्लस पॉइंट बेनिफिट पॉइंट को यहाँ यूज कर सकती है। जैसे यहाँ लिखा है देख सकते हो, इफ कंट्री ए कैन प्रोड्यूस वीट मोर एफिशिएंटली, कंट्री ए जो है ज्यादा अच्छा से अगर वीट प्रोड्यूस कर सकती है देन कंट्री बी, तो इट शुड स्पेशलाइज इन वीट प्रोडक्शन एंड ट्रेड इट टू कंट्री बी। मतलब आप प्रोडक्शन करो एंड इसका ट्रेडिंग करो किससे, कंट्री बी से। ठीक है, एंड कंट्री बी फॉर गुड दैट कंट्री बी कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली। तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो कंट्री बी भी अच्छा से प्रोडक्शन कर सकती होगी जिसमें इसका भी स्पेशलाइजेशन होगा, तो वो चीज़ चेक करके वो फिर कंट्री बी ए से ट्रेडिंग करेगी। तो दोनों आपस में अपने स्पेशलाइजेशन को आइडेंटिफाई करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। यही आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज का पूरा आपका मीनिंग हुआ। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय एडम स्मिथ। इसमें बोला जाता है कंट्री शुड मेक एंड ट्रेड गुड्स, कंट्री को बनाना चाहिए एंड ट्रेड करना चाहिए गुड्स को जिसको वो काफी एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए। जैसे कि अगर इंडिया जो है राइस बेटर तरीके से बना सकती है यूएस यूएस के कंपैरिजन में, तो यूएस जो है
और यूएस जो है ये बेटर कार्स बना सकता है, कार बना सकता है, इंडिया से बेटर कार बना सकता है। तो अब क्या करना चाहिए, यूएस को और इंडिया को आपस में ट्रेडिंग करना चाहिए, जिसमें यूएस इंडिया को क्या प्रोवाइड करेगा, कार प्रोवाइड करेगा, और इंडिया इसको क्या प्रोवाइड करेगा, राइस प्रोवाइड करेगा। दोनों अपना अपना प्लस पॉइंट को यूज करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यही पॉइंट है आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज का, जो कि एडम स्मिथ के तरफ से दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट नंबर 2, जो कि कहता है कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में, जिसको हम लोग बोल दिया किसने है, डेविड रिकार्डो ने दिया है। डेविड रिकार्डो ने हमें कंपेयर करने को सिखाया है, डेविड रिकार्डो ने हमें कंपेयर करने को सिखाया है। कंपेयर, डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, यहाँ पे भी हम एडवांटेज की ही बात करें, लेकिन कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर वर्ड आपका आ जाता है। ठीक है, जो कि देखो, इवन इफ अ कंट्री डज नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट एडवांटेज, मान लो कोई एक कंट्री है जिसका कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, उसका कुछ भी ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई भी ऐसा गुड्स नहीं है जिसको वो सबसे अलग प्रोड्यूस कर सकती है, स्टिल उसको बेनिफिट मिल सकता है ट्रेड से। कैसे? By specializing in goods, it can produce more efficiently related to the other country. जैसे कि country should specialize in producing goods for which they have lowest opportunity cost. मतलब यहाँ पे आपका कीवर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कीवर्ड हो जाएगा opportunity cost को देखते हुए कंट्री डिसाइड कर सकती है, opportunity cost को देखते हुए कंट्री डिसाइड कर सकती है कि उनको क्या ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए। एंड ट्रेड देम विथ अदर कंट्री, दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती है, मैक्सिमाइज कर सकती है ग्लोबल एफिशिएंसी को। जैसे यहाँ देख सकते हो, अगर कंट्री ए के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, व्हीट और क्लोथ दोनों उसका प्रोडक्शन काफी अच्छा है। क्या कह रहा है यहाँ पे, मान लो कंट्री ए है एंड कंट्री बी है। अब कंट्री ए का अब मान लो दो प्रोडक्ट है यहाँ पे, व्हीट है और साथ ही साथ क्लोथ है। ठीक है, अब जैसे कि कंट्री ए जो है ना, ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या इसको व्हीट प्रोडक्शन करना चाहिए या फिर क्लोथ प्रोडक्शन करना चाहिए। तो कंट्री ए ये कैसे डिसाइड करेगी, कंट्री ए डिसाइड करेगी इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, कि किसमें इसको मिनिमम कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, किसमें इसको मिनिमम कॉस्ट लग रहा है, एंड उस पॉइंट को प्लस पॉइंट बनाते हुए कंट्री ए जो है अपना क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, एंड उसके हिसाब से वो ट्रेडिंग करेगी। ठीक है, ट्रेडिंग करेगी। वही यहाँ पे लिखा है कि कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर विच दे हैव लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अ कंट्री ए व्हीट और क्लोथ दोनों प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो दोनों का अलग होगा। अगर व्हीट का कम लगता है देन क्लोथ, ठीक है, व्हीट का कम उनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है, देन कंट्री ए को किस पे फोकस करना चाहिए, व्हीट को, एंड ये क्लोथ का ऑप्शन को फॉरगो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, किसके लिए, व्हीट क्लोथ का ऑप्शन को बी के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्लोथ में उसको ज्यादा खर्च लग रहा है। तो क्लोथ का ऑप्शन को वो छोड़ करके ये ऑप्शन किसके लिए छोड़ सकती है, कंट्री बी के लिए, सो दैट ये व्हीट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे एंड व्हीट का ट्रेडिंग करे कंपनी बी के साथ, कंट्री बी के साथ, एंड कंट्री बी जो है, कंट्री बी से ये इन एक्सचेंज क्लोथ ले सके। ठीक है, तो आपका कंपैरेटिव एडवांटेज का कीवर्ड होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हुए हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को डिसाइड करते हैं, एंड उसके बेसिस पे हम देखते हैं हमें क्या प्रोडक्शन करना है क्या नहीं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो कंपैरेटिव एडवांटेज जो डेविड रिकार्डो ने दिया है, किसने दिया है, डेविड रिकार्डो ने। इवन इफ वन कंट्री इज बेटर एट मेकिंग एवरीथिंग, मान लो एक कंट्री है जो सब कुछ काफी अच्छा बना सकती है, जैसे व्हीट क्लोथ राइस सब अच्छा बना सकती है, बट अब ये सब अच्छा बना सकती है, इसका मतलब ये सब पे तो फोकस नहीं कर सकती है। अब वो क्या कर सकती है, सारे चीज को कंपेयर करे, एक दूसरे से कंपेयर करे, कंपेयर करके देखे कि किसमें उसको बेस्ट लग रहा है, किसमें उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम लग रहा है, कौन सा इसके लिए बेस्ट जाएगा, एंड उस बेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो उस चीज का प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो आप, इसका कहने का मतलब यही है कि आप राइस भी अच्छा बना सकते हो, आप व्हीट भी अच्छा बना सकते हो, आप कॉटन भी अच्छा बना सकते हो, आप क्लोथ भी अच्छा बना सकते हो। मतलब इतना ऑप्शन है आपके पास, तो आप सब पे फोकस मत करो, आप सबको मत अब बनाने लग जाओ, आप एक काम करो, ये सबको कंपेयर करो, एंड कंपेयर करते हुए आप ये चेक करो कि इसमें सबसे अच्छा कॉस्ट किस पे जा रहा है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको राइस बनाने में सबसे कम पैसा लग रहा है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आप कर सकते हो, तो इस प्लस पॉइंट को आप यूज करो और ये सबको जाने दो, ये सबको जाने दो, और इस चीज को एक्सेप्ट करो एंड इसका प्रोडक्शन पर आप फोकस करो। ठीक है, इफ इंडिया इज ग्रेट एट मेकिंग बोथ, राइस में भी गुड है और टेक्सटाइल में भी गुड है इंडिया,
बट वो राइस को काफी ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर सकती है। तो इंडिया को सिर्फ और सिर्फ राइस पर फोकस करना चाहिए, ट्रेड पर नहीं, ट्रेड फॉर टेक्सटाइल पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है आपका हेक्सर ओहलीन थ्योरी। हेक्सर ओहलीन थ्योरी जो कि आपका फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी है। ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि कंट्री विल एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर अबंडेंट एंड चीप फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जैसे कि हो गया लैंड, लेबर और कैपिटल, एंड इंपोर्ट गुड्स दैट आर रिक्वायर रिसोर्सेज इन शॉर्ट सप्लाई। मतलब ये हुआ इसका कि हेक्सर ओहलीन थ्योरी के अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो हेक्सर ओहलीन थ्योरी को फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी बोलते हैं, हेक्सर ओहलीन थ्योरी एंड फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। ठीक है, ये जो थ्योरी है जो कि ओहिलिन ने दिया है, किसने दिया है? ओहिलिन ने दिया है। ये सजेस्ट करता है कि कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहिए। एक्सपोर्ट मतलब क्या हुआ? हमने बनाया और उसको दूसरे कंट्री में बेचा। किसमें? दूसरे कंट्री में बेचा। तो हमें ये जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट करना चाहिए काफी ज्यादा से ज्यादा। एक्सपोर्ट दैट यूज देयर अबंडेंट एंड चीप फैक्टर। हमारे जो फैक्टर्स को काफी अच्छा से यूज कर सकते हैं और उसको यूज करके लैंड को, अपने लैंड को यूज करके, अपने लेबर को यूज करके, अपने कैपिटल को यूज करके हम जो कुछ भी काफी अच्छा से बना सकते हैं, हम उसको बना करके क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे एंड एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एंड इम्पोर्ट वो चीज करेंगे जिसका हम मेकिंग नहीं कर सकते हैं, एंड इम्पोर्ट गुड्स दैट रिक्वायर रिसोर्सेज इन शॉर्ट सप्लाई। कंट्रीज विद अबंडेंस ऑफ कैपिटल, अगर मेरे पास कैपिटल ज्यादा है, मेरी कंट्री के पास कैपिटल ज्यादा है, तो मैं एक्सपोर्ट करूंगी। ठीक है, मैं उस चीज को एक्सपोर्ट करूंगी। और मान लो मेरी कंट्री के पास लेबर की कमी है, तो मैं लेबर को इंपोर्ट करूंगी। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो, इसको मैं इजी एग्जांपल में आपको समझाती हूँ। मान लो कंट्री ए है और कंट्री बी है। कंट्री ए के पास कैपिटल ज्यादा से ज्यादा है। क्या है? कैपिटल काफी ज्यादा है, एबंडेंस में बहुत ज्यादा है कैपिटल। ठीक है, तो अब कंट्री ए क्या करेगी? इस चीज को एक्सपोर्ट करेगी। क्या करेगी? एक्सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये इसके पास ज्यादा है। ठीक है, और कंट्री बी के पास मान लो लेबर ज्यादा अमाउंट में है, लेबर ज्यादा नंबर में है, तो इस चीज को कंट्री क्या करेगी? इंपोर्ट कर लेगी। ठीक है, यही आपका हेक्सर ओहलीन कहता है कि अ लेबर अबंडेंट कंट्री विल एक्सपोर्ट टेक्सटाइल। ठीक है, एंड कैपिटल अबंडेंट कंट्री विल एक्सपोर्ट मशीनरी। ठीक है, मतलब कैपिटल अबंडेंस मशीनरी क्यों लिखा है? क्योंकि हम पैसे लगा करके क्या मशीन को खरीद करके एक्सपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अपने मशीन को दे सकते हैं यहाँ पे रेंट में करने के लिए। तो हम अपने कैपिटल को यूज करके मशीन को परचेज किया हमने, एंड मशीन को हमने रेंट पे दूसरे कंट्री को दे दिया। और मेरी कंट्री में मान लो लेबर, मान लो इस चीज का, ये लेबर को यूज करके टेक्सटाइल, मान लो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस कॉटन को हमें क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हेक्सर ओहलीन का थ्योरी हुआ, जो ये सजेस्ट करता है कि आपके पास जो चीज ज्यादा नंबर में है, आप उस चीज का एक्सपोर्ट करो, एंड जो चीज कम नंबर में है, वो चीज का आप इंपोर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो हेक्सर ओहलीन का, हेक्सर ओहलीन थ्योरी जो कि फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी है। ये बोलता है कि कंट्री शुड एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज द रिसोर्सेज दे हैव इन एबंडेंस। मतलब कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहिए वो चीज जो उसके पास काफी ज्यादा है एबंडेंस में, जैसे कि लेबर, लैंड और मनी। अ कंट्री विद लॉट ऑफ वर्कर लाइक बांग्लादेश, बांग्लादेश एक ऐसा जगह है जहाँ काफी काफी वर्कर्स है, तो वो क्या कंट्री करेगी? बांग्लादेश जैसे जगह क्या कर सकते हैं? लेबर इंटेंसिव गुड्स जैसे कि क्लोथ्स, लेबर इंसेंटिव, उस लेबर को यूज कर करके अपना काफी क्लोथ्स का बनावट करेगी। ठीक है, बहुत सारा ऐसा ऐसा थिंग्स, प्रोडक्ट बनाएगी जिसको वो बाहर देश में एक्सपोर्ट कर सके। एंड ऐसी कंट्री जैसे कि जर्मनी, जिसके पास काफी मशीन्स है, तो इस मशीन्स का यूज करके वो कार बनाएगी एंड कार को एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका हेक्सर ओहलीन का कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग लियोन्टिफ पैराडॉक्स के बारे में जानते हैं। लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या कहता है? लियोन्टिफ पैराडॉक्स जो है, अकॉर्डिंग टू हेक्सर ओहलीन थ्योरी, यूएस शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंसेंटिव गुड्स बिकॉज उनके पास एबंडेंट में कैपिटल है। ठीक है, मतलब हम देखो, अगर हम लियोन्टिफ पैराडॉक्स स्टार्ट कर रहे हैं, बट इस लियोन्टिफ पैराडॉक्स में हम हेक्सर ओहलीन की क्यों बात कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगी। हेक्सर ओहलीन क्या कहता है कि यूएस के पास अगर कैपिटल इंटेंसिव काफी ज्यादा है, तो इसी चीज को ये क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा, राइट। बट वैसिली लियोन्टिफ क्या कहते हैं कि अगर वैस्ले लियोन्टिफ, जिन्होंने लियोन्टिफ पैराडॉक्स दिया है, ये हेक्सर का जस्ट ऑपोजिट बोलते हैं। हेक्सर का जस्ट ऑपोजिट बोलते हैं। इन्होंने बोला कि अगर यूएस के पास
लेबर इंटेंसिव ज्यादा है, एक्सपोर्टेड मोर देन लेबर इंसेंटिव देन कैपिटल इंसेंटिव, विच कॉन्ट्राडिक्टेड द प्रिडिक्शन ऑफ थ्योरी। मतलब ये जो पैराडॉक्स है ये सजेस्ट करता है कि देयर मे बी अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रेड पैटर्न, हमारे पास और भी अलग तरीका है जिससे हम ट्रेड फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, स्किल लेवल, गवर्नमेंट पॉलिसीज बियॉन्ड जस्ट फैक्टर एनवायरनमेंट थ्योरी। ठीक है, मतलब देखो इसको मैं एग्जांपल से यहाँ से आपको समझाती हूँ। Hexaroyal, Leontief paradox. Sometimes country don't follow the usual rules. Like even though US has lot of money, capital, it exports labor intensive. यूएस के पास काफी कैपिटल है बट वो कैपिटल नहीं करके क्या एक्सपोर्ट करती है, लेबर को एक्सपोर्ट करती है। दिस शोज कि हम अपने टेक्नोलॉजी को, स्किल्स को, ये सब को भी ये कर सकते हैं, लाइक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा ट्रेड पर अफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट आपका लाइक हेक्सर का पॉइंट को ये कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, हेक्सर का पॉइंट को ये कॉन्ट्राडिक्ट करती थी। ठीक है, अब रेमंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, रेमंड वर्नन ने दिया था। रेमंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, रेमंड वर्नन ने, किसने दिया था? रेमंड वर्नन ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी दिया है। ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है, एक पैटर्न बताती है ट्रेड का, जो कि चेंज होते रहता है समय समय पर, जैसे जैसे प्रोडक्ट अपना लाइफ साइकिल चेंज करते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, आपका एक फर्स्ट फेज होता है, फिर वो मैच्योरिटी पे आता है, फिर ग्रोथ पे आता है, फिर डिक्लाइन पे आता है, तो ऐसे करके हमने एक पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में। तो वही आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दैट इज रेमंड वर्नन के हेल्प से हम समझ सकते हैं। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हमें एक पैटर्न को फॉलो करना होता है ट्रेड करने के लिए जो कि समय समय पे चेंज होते रहता है। लाइफ होता है, लाइफ साइकिल होता है किसी भी प्रोडक्ट का। इन द अर्ली स्टेज, आपका जब किसी भी प्रोडक्ट का स्टार्टिंग स्टेज रहता है तब वो इनोवेटिव कंट्री विल एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट, तब हम एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। बट जैसे जैसे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड बनते जाता है, प्रोडक्शन जो है शिफ्ट होते जाता है लोअर कॉस्ट तक। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आप इनोवेशन में आते हो तब, जब देखो आपको मैं सिंपल में ये समझा रही हूँ, जब प्रोडक्शन का स्टार्टिंग डेज है, हमें पता नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में, सब मार्केट में सभी को पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस चीज को, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे सो दैट सभी को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लग सके। सेम यहाँ लिखा है कि इनोवेटिंग कंट्री विल एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इसका अर्ली स्टेज चल रहा है, सबको पता नहीं है मेरे प्रोडक्ट के बारे में। बट जैसे जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है स्टैंडर्डाइज्ड बनते जाता है, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्ट को सबके बारे में, सबको मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता लगते जाता है, सब अवेयर होने लगता है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, तब मैं क्या कर सकती हूँ, लोअर कॉस्ट कंट्रीज पे शिफ्ट कर सकती हूँ। मतलब मेरा लो साइड चल रहा है। ठीक है, तो इनिशियली एडवांस्ड इकोनॉमीज एक्सपोर्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट, मतलब जब हमारा एकदम नया प्रोडक्ट आता है तब हम एक्सपोर्ट करते हैं। बट जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाता है, प्रोडक्शन उसका शिफ्ट होते जाता है डेवलपिंग कंट्री, जिसका अब रिवर्स फ्लो ऑफ ट्रेड कहते हैं। इन अर्ली 1960s यूएस ने एक्सपोर्ट किया था नए कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स को, जैसे कि टेलीविजन। जैसे जैसे प्रोडक्ट आपका स्टैंडर्डाइज्ड बनते गया तो प्रोडक्शन मूव कर गया जापान तक, जो कि आपका than to a developing country। ठीक है, ये न्यू ट्रेड हमें नहीं पढ़ने का है, पॉटर्स डायमंड थ्योरी पढ़ने का है, ग्रेविटी मॉडल नहीं पढ़ने का है। ठीक है, पॉटर्स डायमंड मॉडल मैं आपको दूसरे से अलग से बताऊंगी। तो प्रोडक्शन लाइफ साइकिल जो कि रेमंड वर्नन की तरफ से दिया गया है, नया प्रोडक्ट को हम हमेशा एक्सपोर्ट करते हैं रिच कंट्री में, फास्ट जो कि आपका एक डेवलप्ड कंट्री होता है उसमें हम पहले एक्सपोर्ट करते हैं ताकि मेरे प्रोडक्ट के बारे में सभी को पता लग सके। लेटर ऑन जैसे कि प्रोडक्ट आपका जाना माना हो जाता है, फिर हम चीपर कंट्रीज को देते हैं। किसको? चीपर कंट्रीज को देते हैं जैसे ही हमारा प्रोडक्ट कॉमन हो जाता है। जैसे आईफोन जब सबसे पहले आया था तो यूएस में आने लगा ये। ठीक है, बट अभी आप देखोगे चाइना में भी ये आपका लाइक चला गया है। ठीक है, चला जाता है। तो ये हो गया आपका सारा थ्योरीज जो आपका यूनिट नंबर 1 से पेपर 2 यूनिट 1 कॉमर्स से कनेक्टेड है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। कहीं कुछ डाउट होने से आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देखो इसमें याद रखना, कॉन्सेप्ट तो सबका याद रखना है ही आपको, ठीक है, क्योंकि मैथ्स द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। इनके साथ साथ कौन सा थ्योरी किसने दिया है, कौन सा थ्योरी किसने दिया है, ये जरूर से याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि इससे मैथ्स द फॉलोइंग बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।